गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप सभी का महाविद्यालय के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा कर रहे थे और पिछले व्याख्यानों में हमने राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं उन पर चर्चा की। आज हम राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं उनके बारे में चर्चा की गई है और भारतीय संविधान में 3 प्रकार के जो आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं उनका प्रावधान किया गया है। हालांकि भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है कि भारत की एकता और अखंडता या राष्ट्र की प्रभुता के लिए जो भारतीय संविधान है वो इन परिस्थितियों में संघात्मक से एकात्मक में बदल जाता है। हालांकि ये जो प्रावधान है वो संघीय शासन की हम कह सकते हैं कि विरुद्ध है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ समय तक जो संघीय शासन प्रणाली है, जो संघवाद का जो सिद्धांत है, उसका इन विशेष परिस्थितियों में या आपात परिस्थितियों में त्याग कर दिया जाता है, क्योंकि राष्ट्र की प्रभुता, एकता और अखंडता और सुरक्षा करना प्रमुख दायित्व है। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपात उपबंधों की बारे में चर्चा की गई है और ये जो आपातकालीन प्रावधान हैं वो भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपात या अथवा हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से जो उत्पन्न आपात है अथवा हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन, और तीसरे प्रकार का जो आपातकाल है वो है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो आज हम जो पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल उसके बारे में चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति का जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है इसमें राष्ट्रपति के पास क्या अधिकार हैं, क्या उसके पास शक्तियाँ हैं। तो अनुच्छेद 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है उसके बारे में आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा था उससे संबंधित जो अन्य विषय हैं उसके बारे में चर्चा करता है और अनुच्छेद 353 तथा 354 के तहत राष्ट्रीय जो आपात की उद्घोषणा है उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चर्चा करता है और अनुच्छेद 358 व 359 में राष्ट्रीय आपात की जब उद्घोषणा हो जाती है तो मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अनुच्छेद 358 में चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कभी राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गंभीर आपातकालीन परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या किसी भाग की सुरक्षा में संकट है, तो वह संपूर्ण भारत या किसी एक भाग के लिए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति को ये समाधान हो जाता है कि भारत में ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं या भावी समय में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसमें भारत पर
किसी बाहरी राष्ट्र का आक्रमण हो सकता है या युद्ध जैसी परिस्थितियां हो सकती हैं या देश के किसी भाग में सशस्त्र विद्रोह हो सकता है जिसके कारण संपूर्ण भारत या भारत के किसी एक भाग की जो सुरक्षा है उसको खतरा है, तो राष्ट्रपति संपूर्ण भारत के लिए किसी एक भाग के लिए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। हालांकि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द को शामिल किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट वो निकट है, तो राष्ट्रपति 352 के तहत आपात की घोषणा कर सकता है। अर्थात आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या हम कह सकते हैं कि सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने से पहले भी की जा सकती है। और अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब इस आशय की जो सूचना है वो मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को लिखित में दी जाए, और इस लिखित सूचना का जो प्रावधान है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। पहले केवल मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति तभी आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है जब इस आशय की सूचना मंत्रिमंडल द्वारा लिखित में दी जाए। क्योंकि ये प्रावधान इसलिए किया गया कि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की आधार पर आंतरिक अशांति की सूचना राष्ट्रपति को देकर आपातकाल की उद्घोषणा करवा ली गई थी और मंत्रिमंडल को उद्घोषणा के बाद में सूचित किया गया था। तो इस प्रकार ये हम कह सकते हैं एक प्रकार की ये निरंकुशता थी, और इस निरंकुशता को रोकने के लिए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसलिए ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल की उसको लिखित सूचना दी जाएगी। राष्ट्रपति अपने द्वारा जो जारी आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसको किसी भी बाद की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित कर सकता है या वापस ले सकता है, और उद्घोषणा को परिवर्तित करने के लिए भी मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक है, लेकिन आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जब आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाती है तो उस उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए, और यदि दोनों सदन उद्घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदित नहीं कर देते हैं तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा जो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है वो उद्घोषणा स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी कि दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर इस प्रकार की जो उद्घोषणा है उसका अनुमोदन होना चाहिए। यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो या 1 माह के दौरान लोकसभा का विघटन हो गया हो, तो उस उद्घोषणा को राज्यसभा द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो, और नवीन लोकसभा के पुनर्गठन के बाद होने वाली प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर उसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा वह परिवर्तन में नहीं रहेगी। और उद्घोषणा का जो अनुमोदन है वो प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जिसे हम विशेष बहुमत कह सकते हैं। तो इस उद्घोषणा का जो अनुमोदन है वो विशेष बहुमत से दोनों सदनों द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना आवश्यक है। अगर इस दौरान उद्घोषणा का अनुमोदन नहीं होता है तो आपातकाल है वो निरस्त हो जाता है।
एक बार अनुमोदित हो जाने के बाद आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो 6 माह तक प्रवर्तन में रहती है यदि राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस नहीं ली गई है। और 6 माह की अवधि की जो गणना हम कह सकते हैं कि दूसरे सदन द्वारा जो संकल्प पारित किया जाता है उस तिथि से मानी जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल को 6 माह से आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है और संसद के दोनों सदन द्वारा जितनी बार उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित किया जाता है उतनी बार ये 6 माह की अवधि के लिए उद्घोषणा है वो बनी रहती है, अर्थात 6 माह की अवधि के लिए इसको संसद द्वारा इस उद्घोषणा को आगे तक जारी रखा जा सकता है। आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसको राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है और वापस लेने वाली जो उद्घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। लोकसभा को भी आपात उद्घोषणा को वापस करने का अधिकार दिया गया है, यानी आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसका अधिकार केवल लोकसभा को है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य है और इस प्रकार का जो प्रस्ताव है वह लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/10 सदस्यों द्वारा इस प्रकार का संकल्प रखा जाता है और राष्ट्रपति को भी इस प्रकार की सूचना दी जाती है कि इस प्रकार का संकल्प अध्यक्ष के पास आया है तो 14 दिन के भीतर लोकसभा की वो इस प्रकार की विशेष बैठक बुलाता है और साधारण बहुमत से अगर लोकसभा इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो उद्घोषणा को वापस लिया जाता है। जब अनुच्छेद 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में हम बात करते हैं कि जब आपातकाल लगा हुआ है तो जो संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उसका विस्तार राज्यों को निर्देश देने तक हो जाता है कि वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस प्रकार से प्रयोग करें। तो आपातकाल के दौरान राज्यों की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो केंद्रीय कार्यपालिका के अधीन कार्य करती हैं और जो संसद है उसकी भी विधायी शक्ति का विस्तार हो जाता है। संसद है वो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। हालांकि इस दौरान जो राज्य विधानमंडल हैं उनके विधि बनाने की जो शक्ति है वो समाप्त नहीं होती, केवल निलंबित हो जाती है और संसद द्वारा इस प्रकार बनाई गई जो विधि है वो आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर 6 माह बाद इस प्रकार की जो विधि है वो समाप्त हो जाती है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 द्वारा जो प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। यानी अनुच्छेद 358 के तहत जब युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है वो स्वतः ही निलंबित हो जाता है और राज्य कोई ऐसी विधि बना सकता है या कार्यपालिका कोई इस प्रकार का कार्य कर सकती है जो उन स्वतंत्रताओं को कमी करती है या उन्हें छीनती है तो उसे न्यायपालिका में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन इस प्रकार की जो विधि है वो आपातकाल के प्रवर्तन में न रहने पर तुरंत ही प्रभावहीन हो जाती है। हालांकि यदि आपातकाल की उद्घोषणा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई है तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित नहीं होते हैं। ये प्रावधान 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति है वो मूल अधिकारों को भी प्रवृत्त कराने के अधिकार या निलंबित करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 359 के तहत जब आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तब राष्ट्रपति आदेश द्वारा ये घोषित कर सकता है कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार हैं उनको निलंबित किया जाए, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर।
अन्य मूल अधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित कर सकता है। जब राष्ट्रपति इस प्रकार की इस आशय की जो आदेश जारी कर देता है, तब उन अधिकारों के संबंध में जो आदेश में उल्लेखित हैं, राज्य कोई भी विधि बनाने या कार्यपालिका कार्रवाई करने के लिए सक्षम हो जाता है और इस प्रकार की विधि या कार्रवाई को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि उससे उन मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है। लेकिन ऐसी विधि आदेश के परिवर्तन में न रहने पर तुरंत प्रभावहीन हो जाती है, यानी कि केवल आपातकाल के दौरान ही इस प्रकार की विधि प्रभाव में रहती है और जब आपातकाल परिवर्तन में नहीं रहता तो इस प्रकार की जो विधि बनाई जाती है वो तुरंत प्रभावहीन हो जाती है। अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल की उद्घोषणा जारी हो तो संसद को ये अधिकार होता है कि वह लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, लेकिन आपातकाल की घोषणा जारी न रहने पर 6 मास से अधिक लोकसभा की अवधि नहीं होगी। भारत में अब तक 3 बार इस प्रकार की घोषणा की गई है। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अक्टूबर 1962 में नेफा, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश है, उसमें चीनी आक्रमण के कारण लागू किया गया था और ये आपातकाल जनवरी 1968 तक जारी रहा और इसी दौरान 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। दूसरा आपातकाल दिसंबर 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के फलस्वरूप जारी किया गया और ये आपातकाल प्रभावी था, लेकिन इसी दौरान तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल जून 1975 में लागू किया गया और दूसरा तो तीसरा आपातकाल की जो घोषणाएं हैं वो मार्च 1977 में समाप्त कर दी गई। तो पहला जो दो आपातकाल हैं 1962 और 1971 का जो आपातकाल है वो बाह्य आधार पर लगाया गया, जबकि तीसरा जो आपातकाल है 1975 में वो आंतरिक उपद्रव के आधार पर लगाया गया। और 1975 में जो घोषित आपातकाल है, आंतरिक आपातकाल, वो सबसे ज़्यादा विवादास्पद सिद्ध हुआ क्योंकि उस समय आपातकाल के दौरान अधिकारों का जो दुरुपयोग के विरुद्ध व्यापक विरोध हुआ और इस आपातकाल की कारणों का पता लगाने के लिए बाद में शाह आयोग का भी गठन किया गया और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपातकालीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई प्रावधान जनता पार्टी की जो सरकार आई उसके द्वारा किए गए ताकि भविष्य में आपातकाल के आधार पर कानून का दुरुपयोग नहीं हो। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में जो संघ सरकार है वो सर्वशक्तिमान हो जाती है और सभी राज्य केंद्र सरकार के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। और भारतीय संविधान की एक बड़ी खूबसूरती है कि आपातकालीन परिस्थितियों में जो हमारा संविधान है उसमें बगैर किसी संशोधन किए ही जो हमारा जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो आपातकाल में एकात्मक स्वरूप है और इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उनकी बहुत बड़ी देन है और ये भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पहले राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।